हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको रिवीजन टेस्ट दिया था कुछ ऑब्जेक्टिव्स का। तो हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे सॉल्व होंगे और आप लोग अपने आंसर्स मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं और देख सकते हो आपने कहाँ पर मिस्टेक की है उसको सॉल्व करने पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आफ्टर 16 ईयर्स रमा विल बी 5 टाइम्स एज शी इज़ नाउ, सो हर प्रेजेंट एज इज़ ब्लैंक। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये पूछा था कि 16 ईयर्स बाद, है ना, आफ्टर 16 ईयर्स बाद रमा जो है वो उसकी जो अभी प्रेजेंट एज है उसका क्या हो जाएगी, वो 5 टाइम्स हो जाएगी। मतलब 16 ईयर्स के बाद और अभी की जो एज है, अगर मैं उसका 5 टाइम्स कर दूं और 16 ईयर के बाद की जो एज है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब 16 साल बाद रमा की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की कितने गुना है, 5 टाइम्स है। तो हमें बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज कितने ईयर्स थी। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 ईयर्स आ रहा है। हम देख लेते हैं कि कैसे 4 ईयर आएगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं एज वाले तो आप क्या कर लो, सबसे पहले तो प्रेजेंट एज उसकी क्या हो जाएगी, एक्स ईयर्स हो जाएगी। हमें नहीं पता है तो प्रेजेंट एज उसकी एक्स ईयर्स हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 16 ईयर्स, तो आप पहले तो देख लो कि आफ्टर 16 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी। अभी आपकी एज जितनी भी है 16 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी, उसमें 16 और ऐड हो जाएगा। तो 16 ईयर के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x प्लस 16। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखते जा रही हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊँ। बस आपको ये देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला था कि जो 16 ईयर के बाद की जो एज है उसकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, अभी के एज के अगर मैं 5 टाइम्स करूँ तो उसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हमको ये दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को इक्वेट करना है। उसके बाद यहाँ से क्या करनी है, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 16, ये हो जाएगा 5x, 16 यहीं रहेगा, 5x, ये x इधर माइनस में आ जाएगा, तो 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4x, 16 ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो कितने ईयर्स आ जाएगी, 4 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 4 ईयर्स है, इसलिए हमारा आंसर कितना आया था, 4 ईयर्स आया था। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हेन वी ऐड 18 टू 2x। अगर हम 18 में कितना ऐड करें, 2x करें, तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। 18 में अगर हम 2x ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यही इक्वेशन बनेगी कि 18 इज़ एडेड टू 2x, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। बस सिंपल है, यहाँ से बस अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 20, 18 प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 2x, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, x इज इक्वल्स टू 2 अभी मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1/1 कितना होगा, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो सेम x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, देन था a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक है लॉ कि अगर a पे पावर m इंटू बी पे पावर m लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल होता है, a इंटू बी होल पे पावर m, है ना। इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि अगर 2 पे पावर 3 इंटू 4 पे पावर 3 लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 4 होल पे पावर 3, मतलब कि 8 पे पावर 3। तो अगर दोनों बेसिस अलग अलग हैं और पावर सेम है तो हम बेस को कॉमन कर लेते हैं, बेस को अलग अलग लिख लेते हैं और पावर को एक बार लिखते हैं। ओके, तो a पे पावर m इंटू बी पे पावर m है अगर, तो वो होगा a इंटू बी और होल पे पावर m। ठीक,
नेक्स्ट था सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर यहाँ पर सिर्फ सरफेस एरिया पूछा है लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नॉर्मल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, तो फिर हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे इसमें? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, है ना। जब तक आपको लेटरल या कर्व सरफेस एरिया डिफाइन नहीं किया गया है तो आप फार्मूला हमेशा किसका लिखोगे? टोटल का ही लिखोगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, या साइड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 6s स्क्वायर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00000017 इज़, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? जो हमारा डेसिमल होता है हम उसको मूव करके कहाँ पर लेके आते हैं? फर्स्ट नंबर के बाद। अभी अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पर नंबर क्या है हमारा? 17। तो फर्स्ट नंबर कौन सा हुआ हमारा? अभी फ़िलहाल तो 1 हुआ, तो हम पॉइंट को कहाँ उठा कर लेके आएंगे? 1 के बाद, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.7। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नंबर के बाद लगाया जाता है। तो ये पॉइंट कहाँ उठ कर आ गया? 1 के बाद। इसको हम क्या लिखेंगे? 1.7 इंटू 10 का बेस लेते हैं। देन अगर डेसिमल जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो पावर नेगेटिव लगाते हैं। डेसिमल जो है अगर वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो पावर पॉजिटिव लगाते हैं। फ़िलहाल अभी आप देखो तो डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 नंबर क्या हुआ है? आगे बढ़ा है, इसलिए इस पर कितने की पावर आएगी? -7। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻7। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन था। फर्स्ट दिया हुआ a² - b² इज इक्वल्स टू, ये एक आइडेंटिटी है, a² - b²। तो a² - b² होता है a + b, a - b। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। नेक्स्ट है देयर आर 6 बॉल्स नंबर 1 to 6, है ना। देयर आर 6 बॉल्स, आपके पास कितनी बॉल्स हैं? टोटल 6 बॉल्स हैं, और नंबर 1 to 6 आर रिटन ऑन सेपरेट बॉल। हर एक बॉल पे 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं, मतलब पहले पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी देन ऑन पिकिंग द बॉल इवन नंबर कम। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर मैं उस बॉल में से बॉल पिक करूँ तो क्या आना चाहिए? सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो यहाँ देखो 1 से लेके 6 तक के इवन नंबर कौन कौन से हैं? तो 2 है, ठीक है, 4 है और 6 है ना। तो कितने हुए ये? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम 1 से लेके 6 तक है, तो टोटल आउटकम तो कितने होंगे? 6 होंगे, जो हर जगह आपको दिख रहा है 6 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ आउटकम कितने हो गए हमारे पास? 3, 1 2 3। 3 ही है ना, इवन नंबर कितने आएंगे? 3 ही आएंगे, 2 4 एंड 6। तो ये कितने हो गए? 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3/6। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, ठीक है। एक कार है वो किसी डिस्टेंस को, मतलब 25 किलोमीटर डिस्टेंस को 20 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। तो एट वॉट रेट द कार इज़ मूविंग। यहाँ पर क्या पूछा है? रेट पूछा है। रेट मतलब कि उसकी स्पीड के बारे में पूछा है कि वो किस स्पीड से कार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम डिस्टेंस की बात की गई है, यहाँ पर टाइम की बात की गई है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है। रेट मतलब कि स्पीड फाइंड आउट करना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है? 25 किलोमीटर्स दिया हुआ है ना। टाइम कितना दिया हुआ है हमको? 20 मिनट्स दिया हुआ है ना। आपको अगर ध्यान हो तो डिस्टेंस जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है हमेशा, और टाइम हमको काय में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। तो पहले तो हमको टाइम को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है 1 आवर में
कितने मिनट्स होते हैं, तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितने आवर हो जाएगा, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/60 आवर हो जाएगा। तो अभी हमको कितने मिनट का फाइंड आउट करना है, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। तो 20 मिनट इज इक्वल्स टू 20/60 आवर। ओके, 0 से 0 क्रॉस, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब कि 1/3 आवर। ओके, ये हो गया हमारा आर में कंप्लीट। ये हमको मिल गया डिस्टेंस, ये मिल गया हमको टाइम, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 25, टाइम हो गया 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 1/3, मतलब कि 25 इंटू जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब कि 3/1। तो 25 इंटू 3 कितना होता है, 75। ओके, किलोमीटर पर आवर। तो कितने रेट से वो रन कर रही है, तो वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स आर 100 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18 बॉल। अगर 10 बॉल की कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो 18 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, है ना। कैसे लगाएंगे यूनिटरी मेथड, 10 बॉल की कॉस्ट हमको कितनी दी हुई है, 100 रुपीज़ दी हुई है। तो पहले आप कितने बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, 1 बॉल की कॉस्ट। 1 बॉल की कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। मतलब एक बॉल कितने की पड़ रही है हमको, 10 रुपीज़ की। तो 18 बॉल कितने की पड़ेगी हमको, 18 इंटू जो एक बॉल की कॉस्ट है वो 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 180 रुपीज़। तो 18 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 180 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक, तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है ना। 2πr क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है, तो ये तो नहीं होगा। 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है। πr² ये एरिया ऑफ अ सर्कल होता है, एंड 2πrh ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट थे ट्रू फॉल्स। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉल्स है। आपको पता है जो हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब कि माइनस, अगर हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को एक दूसरे से माइनस करें, जो रिज़ल्ट आता है उसको हम रेंज कहते हैं, है ना। आपने मीन मीडियन मोड डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा। तो उसको प्रोबेबिलिटी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट था, ऑन मल्टीप्लाइंग 6a विथ 2a² द रिज़ल्ट इज़ 12a³। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6a को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2a² से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6a इंटू 2a², 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12, एंड a इंटू a² तो कितना हो जाएगा, a³। ओके, आपको मालूम है अगर बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यहाँ 1 है, ये 1a है, ये 2a है, कितने हो जाएंगे, 3a हो जाएंगे, मतलब a³ हो जाएगा। तो 12a³ आएगा आंसर। तो 12a³ लिखा था तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या है आपका, ट्रू है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, x इज इक्वल्स टू 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16 प्लस x। हमको क्या करना था, x की जगह पर 2 पुट करके देखना था। अगर ये दोनों LHS इक्वल्स टू RHS आते तो ये हमारा ट्रू होता, है ना। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं पहले कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है। x की जगह पर हम 2 पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2। 3 2 जा 6 माइनस 2, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
टू टू जा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। 6 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 18। 6 माइनस 7 टू जा 14 इज इक्वल्स टू 18। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो -8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 18। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक, नेक्स्ट था वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये फॉल्स है। अगर जितना छोटा एक्सप्रेशन होगा, अगर आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना हो तो आप क्या करोगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट यूज़ करते हो हमेशा, मतलब नेगेटिव पावर यूज़ की जाती है। जैसे अगर हमको जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका अगर हमको बताना है कि वो कितना बड़ा है, तो हम उसको हमेशा देखना, आप उसको ऐसे कुछ शो करते हो माइनस पर, है ना। जैसे -2 है तो ये छोटा हुआ, अगर 10 पे पावर -8 है तो ये और छोटा हुआ। मतलब जैसे जैसे पावर नेगेटिव बढ़ते जाएगी, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उतना छोटा होते जाएगा, है ना। तो अगर बहुत स्मॉल क्या बोलते हैं नंबर्स है, अगर हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है तो हम हमेशा नेगेटिव एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कुछ ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन। कल हम कुछ फार्मूलेस पढ़ लेंगे कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ होता है। ठीक, तो आप प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए, फिर उस पर भी एक टेस्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।